गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आप सबका स्वागत है एक बार फिर से सीटेट के इस चैनल सोशल साइंस टेट विद राहुल सर में। आज हम प्रीवियस ईयर के कुछ क्वेश्चंस पेपर सॉल्व करेंगे और उस क्वेश्चंस के थ्रू जानेंगे कि पेपर किस तरीके से आता है। चलिए हम स्टार्ट करते हैं आज का क्वेश्चन पेपर। सोशल साइंस का ये क्वेश्चन पेपर है जिसमें पहला क्वेश्चन दिया गया है, स्थल का एक संकरा भाग जो दो बड़े स्थलीय भागों को एक दूसरे से जोड़ता है उसे क्या कहते हैं। यानी इस क्वेश्चन में कह रहा है कि स्थल का एक ऐसा छोटा सा नैरो भाग जो दो बड़े स्थलों को जोड़ने का काम करता है उसका उसको हम क्या कहते हैं। तो जाहिर सी बात है, जब एक स्थल दूसरे स्थल को जोड़ रहा है तो उसके बीच में स्थल संधि होगी, इसलिए उसे स्थल संधि कहा जाएगा। इसका आंसर है स्थल संधि। पॉइंट एक। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा महाद्वीप आकार में सबसे छोटा है। विश्व में टोटल 7 महाद्वीप हैं जिसमें सबसे छोटा महाद्वीप जो है इसमें ऑस्ट्रेलिया है। अगर हम सबसे बड़े महाद्वीप की बात करें तो एशिया आता है, जिसमें एशिया में जनसंख्या के में और क्षेत्रफल में भी दोनों में पहले नंबर पे आता है और ऑस्ट्रेलिया जो है वो सबसे छोटा महाद्वीप है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, उच्च प्राथमिक स्तर पर सामाजिक विज्ञान में शामिल है। यानी ये अपर प्राइमरी स्टेज की बात कर रहा है जिसमें कौन कौन से सब्जेक्ट आते हैं। तो हम नॉर्मली उसमें 4 सब्जेक्ट देखते हैं जो कि 9th और 10th में देखे जाते हैं। हिस्ट्री इतिहास, ज्योग्राफी भूगोल, पॉलिटिकल साइंस राजनीतिक विज्ञान और इकोनॉमिक्स अर्थशास्त्र। ये चारों वो विषय हैं जो अपर प्राइमरी स्टेज पर पढ़ाए जाते हैं। इसका आंसर है सेकंड। अगला क्वेश्चन है, आगमनात्मक अधिगम यानी इंडक्टिव लर्निंग मेथड निम्नलिखित में से किस विधा का विरोधाभासी है। यानी इसमें से कौन सा एक अप्रोच है जिसको इसमें शामिल नहीं किया जाता है या ये कहें कि उसके अगेंस्ट है। तो इसका आंसर जो है वो है फोर्थ, व्याख्यानात्मक शिक्षण। चलिए आगे चलते हैं हम। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 35। दिए गए कथनों में ए और बी को पढ़िए और सही उत्तर का चयन कीजिए। पहला ए पॉइंट है, आलोचनात्मक सोच धारणाओं के निर्माण तथा विचारों के अनुप्रयोग और विस्तार को बढ़ावा देती है। दूसरा पॉइंट है, यह दूसरों के तर्कों और विश्वासों को समझने में मूल्यांकन करने में मदद नहीं करती है। तो आलोचनात्मक सोच धारणाओं के निर्माण तथा विचारों के अनुप्रयोग और विस्तार को बढ़ावा देती है, ये सही है। क्योंकि जब तक हम किसी चीज को क्रिटिसाइज करके क्रिटिकल थिंकिंग के थ्रू नहीं समझेंगे तब तक किसी भी कंसेप्ट का निर्माण होना और जो हमारी आइडियाज हैं, जो विचार हैं, उनका बिल्डिंग होना, आइडियाज का आना संभव नहीं हो सकता। सेकंड पॉइंट है, दूसरों के तर्कों और विश्वासों को समझने और मूल्यांकन करने में मदद नहीं करती। ये गलत है, इसका असत्य है। क्योंकि जब तक हम क्रिटिकल थिंकिंग करते हैं तो हम जाहिर सी बात है दूसरों के विचारों को विश्वासों को समझने और मूल्यांकन करने में भी ये हमारी मदद करती है, हम उनको बेहतर तरीके से समझ सकते हैं। तो इसका आंसर जो है वो है फोर्थ पॉइंट, ए सत्य है और बी असत्य है। अगला क्वेश्चन है, अनुभवजन्य साक्ष्य क्या है, यानी इंपेरिकल एविडेंस क्या है। इंपेरिकल एविडेंस की जब हम बात करते हैं, अनुभवजन्य साक्ष्य यानी जो कि अनुभव पर आधारित होते हैं, इंद्रियों के माध्यम से वास्तविक दुनिया में एकत्रित आंकड़े। यानी जब हम अपनी इंद्रियों के माध्यम से हम खुद रियल में जो वर्ल्ड के थ्रू सेंस से जो हमें डाटा मिलता है, जो भी हम डेटा गैदर करते हैं, वो सब इसके अंदर आता है जो कि अनुभवजन्य होता है। यानी हमने जो सेंसेस के थ्रू जो भी एक्सपीरियंस लिए हैं, गैदर करे हैं, वो हमारे इसके अंदर आते हैं। तो इसका आंसर है फोर्थ पॉइंट। अगला क्वेश्चन है, भौतिक विशेषताओं के मॉडल या प्रतिक्रियाओं शिक्षण के लिए सबसे अधिक उपयुक्त है। यानी जब हम फिजिकल की बात करते हैं, मॉडल्स की बात करते हैं, तो जाहिर सी बात है जो फिजिकल या मॉडल्स होते हैं तो हम अर्थ से रिलेट करते हैं, पृथ्वी से रिलेट करते हैं। और पृथ्वी का या पृथ्वी से संबंधित जितनी भी चीजें हैं उनका अध्ययन हम किस विषय में करते हैं, ज्योग्राफी भूगोल के अंदर। तो इसका जो आंसर है वो सेकंड पॉइंट है, भूगोल। क्वेश्चन नंबर 38, स्थानीय समाचार पत्र से मौसम की जानकारी का संग्रह किस प्रकार
का स्रोत है। यानी हम लोकल लेवल पर जो भी न्यूज़पेपर्स आते हैं उनके थ्रू जो हमें वेदर की इंफॉर्मेशन मिलती है वो किस प्रकार के सोर्स में आता है, प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक या प्राथमिक और तृतीयक दोनों में। तो न्यूज़पेपर के थ्रू हमें जो भी सोर्स मिल रहा है तो हम उसको एज ए सेकेंडरी के तौर पे ले रहे हैं, क्योंकि ऑलरेडी वो न्यूज़पेपर में प्रिंट होके आया है। तो न्यूज़पेपर में कोई चीज ऑलरेडी देख दी गई है तो वो हमें किस बेस पर मिल रही है, सेकेंडरी बेस पर। प्राथमिक का मतलब होता है जो डायरेक्ट कलेक्ट की जाए, यानी हमने किसी के थ्रू ना प्राप्त करके खुद उसको डायरेक्ट किया गया हो। तो जाहिर सी बात है जब हम न्यूज़पेपर के जरिए इसको प्राप्त कर रहे हैं तो वो सेकेंडरी होगी, द्वितीयक होगी। अगला क्वेश्चन है, सीखने की अक्षमता वाले शिक्षार्थी किस प्रकार की कक्षा में अन्य छात्रों के साथ सीखते हैं। यानी ऐसे छात्र जिनके अंदर कुछ लर्निंग डिसेबिलिटीज होती हैं वो किस प्रकार के क्लासरूम के अंदर सीखने का प्रयास करते हैं या अन्य छात्रों के साथ सीखते हैं। तो आजकल जो एक नया कंसेप्ट चल रहा है, काफी फेमस है, इंक्लूसिव, समावेशी। यानी समावेशी का मतलब होता है समावेश करना, जिसमें साधारण बच्चे और कुछ जो लर्निंग डिसेबिलिटी वाले या किसी तरीके से स्पेशल बच्चे होते हैं उनको मिलकर एक साथ शिक्षा दी जाती है। इसी को बोलते हैं समावेशी शिक्षा या समावेशी कक्षा, क्लास, इंक्लूसिव क्लास। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 40, निम्नलिखित सिद्धांत किसने दिया है। सभी बच्चे विकास के समान अनुक्रम से गुजरते हैं लेकिन विभिन्न दरों से, इसलिए शिक्षक को पूरी तरह से कक्षा के लिए नहीं बल्कि व्यक्तिगत बच्चों और छोटे समूहों के लिए गतिविधियों की योजना बनानी चाहिए। यानी ये जो सिद्धांत है ये दिया गया है जीन पियाजे के द्वारा। नंबर 3 आंसर है इसका। जीन पियाजे ने अपनी थ्योरी में 4 स्टेजेस बताई हैं। उन्होंने बताया है कि उन 4 स्टेजेस के थ्रू सभी का डेवलपमेंट होता है, लेकिन उनमें जो उनका रेशियो होता है, जो दर होती है वो अलग अलग होती है। किसी का बच्चे का कम विकास होता है, किसी का ज्यादा होता है, तो वो अलग अलग होते हैं। तो इसलिए जीन पियाजे कहते हैं कि सभी बच्चों के अकॉर्डिंग गतिविधियों को बनाया जाए, प्लानिंग की जाए, जिससे हर बच्चे पर ध्यान दिया जा सके। अगला क्वेश्चन है, कक्षा में सहकारी शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए एक शिक्षक को चाहिए। यानी कोई भी कोऑपरेटिव क्लास है उसके अंदर लर्निंग को प्रमोट करने के लिए शिक्षक को सबसे ज्यादा ध्यान किस पर देना चाहिए, छात्रों को बहस और चर्चाओं में लगाए। क्योंकि जब तक स्टूडेंट्स जो हैं वो एक दूसरे से डिबेट या डिस्कशन नहीं करेंगे तब तक वो एक दूसरे के साथ कोऑपरेट करना सीख नहीं सकते। तो कोऑपरेटिव लर्निंग का मतलब ही होता है डिस्कशन करना, डिबेट करना और उनको बेहतर तरीके से समझना। तो इसका आंसर है 4th पॉइंट। अगला क्वेश्चन है, एक आत्मनिर्देशित, आत्म अनुशासित सोच को जो एक उचित तरीके से गुणवत्ता के उच्चतम स्तर पर तर्क करने का प्रयास होती है उसे कहते हैं। यानी जब हम एक हाई लेवल पर जाकर किसी चीज को थिंकिंग करते हैं, खासकर सेल्फ डिसिप्लिन की बात करते हैं, सेल्फ गाइडेड की बात करते हैं, यानी स्वयं हम अपने आप को निर्देशित करते हैं, अपने आप को अनुशासित करते हैं, तो उस टाइम हम अपने आप को क्रिटिसाइज भी करते हैं। तो क्रिटिसाइज का मतलब होता है कि जब व्यक्ति क्रिटिकल थिंकिंग को अपनाता है तो वो क्या करता है, इस स्तर पर पहुंच जाता है। तो इसका आंसर जो है वो 4th पॉइंट है 42वें का, आलोचनात्मक सोच, क्रिटिकल थिंकिंग। अगला क्वेश्चन है, अजंता गुफा चित्रों में इस्तेमाल किए गए रंग निम्नलिखित में से किस सामग्री से प्राप्त किए गए हैं। यानी अजंता गुफा में जिन चित्रों को बनाया गया है उन पर जो रंग उकेरे गए हैं या रंग किया गया है वो किस सामग्री से बनाए गए हैं। तो इसका आंसर है पौधों और खनिज से। क्योंकि ये पुराने टाइम पर बनाए गए थे तो उस टाइम नेचुरल रिसोर्सेज का ज़्यादा यूज किया जाता था। तो उसमें जो प्लांट्स होते थे, जो मिनरल्स होते थे, उनके द्वारा जो रंग होते थे उनका प्रयोग कर कर इनको बनाया गया था। चलिए आगे चलते हैं हम अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 44। क्वेश्चन नंबर 44 है, सबसे पुरानी पांडुलिपियां पर लिखी गई थी। यानी जो मैन्युस्क्रिप्ट्स हैं जो बहुत स्टार्टिंग में लिखी गई थी वो किस चीज पर लिखी गई थी, वो लिखी गई थी ताड़ पत्रों पर। यानी पुराने टाइम में क्या होता था, जो पेड़ की लीव्स होती थी, पत्तियां होती थी, पत्ते होते थे, उनके ऊपर लिखा जाता था। तो सबसे पुरानी जो पांडुलिपियां हैं वो ताड़ पत्रों के ऊपर लिखी गई हैं। इसका आंसर है 4th पॉइंट।
अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 45। मानव इतिहास में निम्नलिखित में से कौन सी अवधि काल सबसे लंबी रही है? यानी पूरे अगर हम मानव इतिहास की बात करें तो उसको 3 कालों में बांटा जाता है, पुरापाषाण, मध्यपाषाण और नवपाषाण। अगर हम पुरापाषाण काल की बात करें तो ये वो काल है जिसकी अवधि सबसे लंबी रही है, कई हजारों वर्षों तक ये पूरा काल चला था, इसलिए इसका आंसर है 4th पॉइंट, पुरापाषाण काल। क्वेश्चन नंबर 46 है, दिए गए कथनों ए और बी को पढ़िए और सही उत्तर का चयन कीजिए। मेहरगढ़ पाकिस्तान के बोलन दर्रे के पास एक उपजाऊ मैदान में स्थित है। बी पॉइंट है, यहाँ खेती और पशुपालन के साक्ष्य भी पाए जाते हैं। मेहरगढ़ पाकिस्तान के बोलन दर्रे के पास स्थित है, ये कथन सही है, और उपजाऊ मैदान भी है। और जब ये उपजाऊ मैदान होगा तो जाहिर सी बात है वहाँ पे खेती भी की जाती होगी और पशुपालन भी करा जाता होगा, तो वहाँ पे खेती और पशुपालन के भी साक्ष्य मिले हैं, तो इसका आंसर है 3rd पॉइंट, ए और बी दोनों सत्य हैं। क्वेश्चन नंबर 47 है, भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किस एक राज्य में हड़प्पा के नगर सबसे बड़ी संख्या में मिले हैं? यानी हड़प्पा नगर की अगर हम बात करें तो हड़प्पा के कई नगर भारत के कई विभिन्न राज्यों से मिले हैं, हरियाणा से भी मिले हैं, गुजरात, राजस्थान, जम्मू कश्मीर, पंजाब, उत्तर प्रदेश। लेकिन हम जब सबसे अधिक हड़प्पा नगरों की बात करते हैं तो वो गुजरात से प्राप्त हुए हैं। इसका 2nd पॉइंट है आंसर गुजरात, जहां पे हड़प्पा के सबसे अधिक नगर पाए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 48 है, ऋग्वेद मूल रूप से निम्नलिखित में से किस भाषा में रची गई थी? तो ऋग्वेद की जब हम बात करते हैं, ये सबसे पहला वेद है और सबसे बड़ा वेद है। टोटल 4 वेद हैं, जिसमें पहला वेद जो ऋग्वेद की स्टार्टिंग होती है वो 1500 ईसा पूर्व से स्टार्टिंग होती है, ये संस्कृत में रचा गया था। इसके बाद यजुर्वेद, सामवेद और अर्थवेद हैं, जो 3 अन्य वेद हैं। इस प्रकार टोटल 4 वेद हैं। तो ऋग्वेद की जब हम बात करते हैं तो ये संस्कृत में लिखा गया था, इसका आंसर है 2nd पॉइंट, संस्कृत। चलिए क्वेश्चन नंबर 49 पर आते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 49 है, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में मगध महाजनपद के पहले शासक थे। मगध महाजनपद के पहले शासक की बात करते हैं तो उसका नाम है बिंबिसार, जो मगध महाजनपद का पहला शासक भी था और सबसे शक्तिशाली शासकों में भी गिना जाता है, तो इसका आंसर है 2nd पॉइंट, बिंबिसार। क्वेश्चन नंबर 50 है, निम्नलिखित में से कौन सा बौद्ध धर्म के 3 रत्नों में नहीं है? बौद्ध धर्म के 3 रत्न हैं, धम्म, संघ और बुद्ध। यानी ये 3 वो चीजें हैं जो बौद्ध धर्म में 3 रत्नों में शामिल की जाती हैं। तो इसके बाद बचता है 2nd, अहिंसा, जो कि बौद्ध धर्म में 3 रत्नों में शामिल नहीं किया गया है। ये हालांकि जैन धर्म में इसको बहुत ज़्यादा माना जाता है, हिंसा को ये उसमें शामिल किया गया है, लेकिन बौद्ध धर्म की जब हम बात करते हैं तो इसको 3 रत्नों में शामिल नहीं किया गया है। आज हम इतने ही क्वेश्चन करेंगे, फिर अगली वीडियो में आगे इसको कंटिन्यू करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में आपको कुछ क्वेश्चन और देखने को मिलेंगे। तो प्लीज़ आप मेरे साथ जुड़े रहिए और इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। बेल आइकॉन दबाना मत भूलिए, जिससे आपके पास सभी नोटिफिकेशन आते रहेंगे। और कमेंट कर ये भी बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, तो जिससे कि हम आगे और बेहतर करने की कोशिश करेंगे। अगर कोई इसमें कमी होती है तो और बेहतर करने की कोशिश करेंगे। आज के लिए बस इतना ही हम करते हैं। धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे।